भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो 12 से लेकर 35 तक हैं। 36 से फिर जो है आपका DPSP लागू होता है। तो इनमें जो बात की है उनमें जो हम आर्टिकल 29 और 30 के बारे में बात करेंगे, 29 में क्या है और 29-30 में क्या है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करते हैं 29 और 30, ठीक है। और यह क्या है 29 और 30 में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात कर रहे हैं, इनमें जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे ये। और इनमें जो है जो भारत में अल्पसंख्यक समूह है, जिस तरह से सिख है, ईसाई है, पारसी है, इनकी संख्या है काफ़ी कम मात्रा में, ठीक है। उनको क्या है, उनकी जो संस्कृति है, उसकी जो शैक्षणिक संस्थान है, कहीं न कहीं उनको संरक्षित करने के लिए यह आर्टिकल लाया गया था। क्योंकि भारत एक ऐसा समाज है जहाँ पे जो अलग अलग तरह के समाज है, जिस तरह से हमारे यहाँ सिख समुदाय अलग है या फिर पारसी समुदाय अलग है, तो अलग अलग तरह की, बट एक साथ हम लोग रह के एक यूनिटी के तौर पे देखते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान जो है अल्पसंख्यक की जो इन अधिकारों को गारंटी की संरक्षित करने की बात करते हैं। और इसके हाशिए पे कई सारे ऐसे समूह जो कि संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए यह आर्टिकल अवसर प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 29 में है क्या। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक के समूह के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया था। इनमें दो हैं। आर्टिकल 29 जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि हो, वह अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। और 29(2) कहते हैं कि राज्य अपने द्वारा चलाए जाने वाले या अपने द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को केवल मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें किसी भी आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है या ना नहीं करेगा, ठीक है। जो आर्टिकल 30 है वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को संरक्षित शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन, उनको चलाने का अधिकार जो है आर्टिकल 30 में बात की गई है। आर्टिकल 30 की अगर बात करें तो आर्टिकल 30 को जो है शिक्षा का चार्टर भी कहा जाता है, शिक्षा चार्टर अधिकार, ठीक है। शिक्षा के लिए जो चार्टर, जिस तरह से चार्टर एक्ट आए थे, उनके लिए जो शिक्षा अधिकार चार्टर भी कहा जाता है आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 30 में जो है दो बात की गई है। पहला हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 1 कहता है 30(1) सभी धर्म और भाषाएं अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके जो प्रशासन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल 30(2) कहते हैं कि राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन हो, चाहे वह भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, ठीक है। संबंधित कुछ जो है 29 और 30 से संबंधित कुछ जो है केस लॉ हैं, जिनमें हम लोग देखेंगे। जो पहला केस लॉ है वो है SP मित्तल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये AR 1983 SC1 का है। इनफैक्ट क्या था, यह मामला श्री अरविंदो घोष, जो कि न केवल एक शिक्षाविद थे बल्कि अच्छे प्रशासनिक तौर पे भी थे, बल्कि वे राजनीतिक कार्यों में भी लगे रहे। बाद में वो सब कुछ छोड़ के अपना जीवन यापन जो है ध्यान को बनाया, और वो बाद में पांडिचेरी, तमिलनाडु के पांडिचेरी चले गए। वहाँ पर मुलाकात उनकी जो है मैडम M अल्फासा से हुई, जो बाद में जो है उनके माँ के नाम से जानी जाती है। बाद में उनकी शिष्या भी बनी। बाद में उनके शिष्या एवं माता जो है धर्म प्रचार करने के लिए अरविंदो सोसाइटी की स्थापना की, जो कि अरविंदो घोष की जो है आदर्श और विश्वास पे भी काम कर रही थी। इस सोसाइटी के माध्यम से संस्थापक अध्यक्ष जो थे, उनकी मदर टाउनशिप में स्थापना, उनकी मदर जो थी उन्होंने टाउनशिप में स्थापना की, जिनका नाम था औरो वैले। इनका उद्देश्य ये था कि यहाँ आकर विभिन्न गतिविधि में भाग लेना और लोगों को लिए प्रेरित करना। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसे
उन्होंने ओरवेल के विकास के सहायता के लिए धन जुटाने के लिए सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था। ठीक है, जब इनका निधन हो जाता है मैडम एम अल्फासा का, ठीक है, तो उनके बाद क्या होता है, यहाँ के जो गतिविधि चल रही थी उनमें जो है उनके निधन के बाद इनमें कई सारी परियोजनाओं में कुप्रबंधन या कह सकते डिसमैनेजमेंट आ गई थी। तो उन समस्याओं का जो है टाउनशिप से असंभव होगी, जैसे टाउनशिप के लिए असंभव होगी तो कामकाज विकास के लिए। तो इस प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चरित्र पर ध्यान रखते हुए ओरवेल को अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद एक अध्यादेश पारित किया कि बाद में जो बन गया ओरवेल आपातकालीन प्रबंधन 1980। यह देखते हुए एक धार्मिक उद्यम पर नियंत्रण कर लिया और संवैधानिक अधिनियम की वैधता को 4 आधार पर चुनौती दी गई, जिनमें से एक आधार था कि आर्टिकल 29 और 30 का उल्लंघन है। यह मुद्दा उठाया गया था। क्या यह इजेली 29-30 को अफेक्टेड करता है या नहीं करता है, इसके बारे में वो देख लेते हैं कि पीठ ने यह माना कि आर्टिकल 29 और 30 का कोई जो उल्लंघन नहीं होता है। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह के उनके अधिकार में कटौती नहीं हुई, न किसी नागरिक को उनके अधिकार से वंचित किया जा सकता है लिपि, भाषा, संस्कृति के आधार पर। यह आर्टिकल 29 का उल्लंघन नहीं है। इस मामले में अगर बात करें तो 30 के, तो आर्टिकल 30 के इसके तहत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। किसी को यह साबित करना होगा कि जब वे भाषाई अल्पसंख्यक विचारधीन संस्था की स्थापना उनके द्वारा देखते हुए ओरवेल धार्मिक नहीं था, विचारधारा पर आधारित नहीं था, श्री अरविंदो के अनुसार वह उनके धाराओं के तहत संरक्षण की मांग नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो केस लॉ है वो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन 1951 की केसेस है। इस मामले में फैक्ट क्या है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजा के मामले में जो मद्रास के लोगों ने मद्रास द्वारा सरकार द्वारा पारित प्रवेश से संबंधित आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में राज्य चिकित्सा में छात्रों को प्रवेश के प्रावधान सम्मिलित थे। इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे वहाँ के मद्रास, उनके बारे में बात की गई। ठीक है, इस मामले में क्या मुद्दे रहे, इस मामले में पाया गया कि प्रवेश अस्वीकार करने का आदेश पूरी तरह से इस आधार पर दिया गया कि यह मुद्दा है क्या प्रावधान धार्मिक धर्म जाति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या आर्टिकल 29(2)(15)(4) के तहत नागरिकों को लाभ होगा या नहीं होगा। इसमें जो न्यायालय के निर्णय 3 में कहा गया कि आदेश को अमान्य और संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लंघन माना गया। भारत जिसके परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) लागू किया गया, पहली बार संशोधन किया गया, जिनमें राज्य के विशेष नियम बनाने का अधिकार किसी भी प्रकार के सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए किया जा सकता है। इनमें अनुसूचित जनजाति SC, अनुसूचित जनजातियाँ SC को भी शामिल किया गया। ठीक है, एक इसी से जुड़ा हुआ केस और भी था, बम्बई राज्य बनाम बम्बई एजुकेशनल सोसाइटी 1954 का ये केस। इनमें फैक्ट क्या था, बम्बई एवं बम्बई एजुकेशनल सोसाइटी के मामले में यह पाया गया था कि बम्बई सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिनमें का उद्देश्य था कि छात्रों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना और जिनकी मातृभाषाएं अंग्रेजी नहीं थी तो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा मिली और ऐसा करने के लिए अनिवार्य सहायता कर दी गई। अन्य मामले इसे मुद्दे क्या रहे, तो आदेश में केवल मातृभाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार करने और इस आदेश में इंडियन एल्गो को लक्ष्य बनाया गया था। केवल जिन छात्रों की मातृभाषा अंग्रेजी थी उन्हें चेतावनी दी गई अगर वो अन्य छात्रों को भी प्रवेश दिया जो अंग्रेजी नहीं बोलते, इस श्रेणी में नहीं आते, तो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया तो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता जब्त होगी। ठीक है, अब इसमें न्यायालय क्या निर्णय था, न्यायालय ने निर्णय अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यकों को प्रवेश देने का अधिकार है, वह अपने पसंद की सरकारी सहायता मिलने पर भी सरकारी सहायता संस्थानों को भी प्रदान किया गया। अधिकार सरकार को उन अधिकारों को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता है अल्पसंख्यकों का। ठीक है, इसी तरह DAV कॉलेज
वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब